हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको लीगल केस स्टडी पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में, जो कि है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का साइटेशन है 1981 INSC 209। ये न्यूट्रल साइटेशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पब्लिश किया गया है। इसमें 1981 ईयर है। INSC जो है उसकी फुल फॉर्म है इंडिया सुप्रीम कोर्ट, और 209 जो है वो इस केस का केस नंबर है। डेट ऑफ जजमेंट है 28 दिसंबर 1981। 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस केस में हम क्या क्या चीज़ें आगे जो है डिस्कस करेंगे। तो इस केस का इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, केस के फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, केस के इश्यूज देखेंगे और केस का जजमेंट आखिरी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस केस का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। एसपी गुप्ता, एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट एट इलाहाबाद, while challenging the validity of the circular letter of March 18, 1981। एसपी गुप्ता जो होते हैं वो सीनियर एडवोकेट होते हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद के, और वो जो है चैलेंज करते हैं एक गवर्नमेंट का जो सर्कुलर लेटर निकलता है 18 मार्च 1981 को, उसको वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। एसपी Gupta versus Union of India case, also known as Judges Transfer Case, the court held that any member of public having sufficient interest can maintain an action for judicial redress for public inquiry in relation to any constitutional or legal provision under Article 226 and Article 32 by a letter addressed to the court। अब इस केस में जो है, ये केस जो है फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जो है जाना जाता है, और इस केस में कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है जिस पे सफिशिएंट इंटरेस्ट है, मतलब क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो कानून से जुड़ा हुआ होता है और न्यायपालिका में उसका भरोसा होता है, तो इसलिए इस केस में कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर उसको लगता है कि गवर्नमेंट के किसी फैसले से पब्लिक इंजरी हो रही है या फिर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है, तो वो जो है आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट में आ सकता है। अब इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। In March 18, 1981, P. Shivasankar, Minister of Law, Government of India, addressed a circular letter to the Chief Minister, all the states except the northeastern state, requesting them to obtain the consent of additional judges serving in the high courts to their appointment as permanent judge of the other high court। अब यहाँ पे इस केस में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मार्च 18, 1981 को जो लॉ मिनिस्टर होते हैं पी शिवशंकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो एक सर्कुलर जो है जारी करते हैं, लेटर जारी करते हैं हर एक चीफ मिनिस्टर को, सारे स्टेट हो गए, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ करके बाकी सारे चीफ मिनिस्टर को एक सर्कुलर लेटर जारी करते हैं जिसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, जितने भी स्टेट होते हैं उनके, कि जितने भी हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस जो है अपॉइंट हो रखे हैं या फिर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सबसे जो है कंसेंट लेने के लिए जो है ये लेटर होता है, सर्कुलर होता है, कि वो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो अगर किसी दूसरे अदर हाई कोर्ट में भी कर दिया जाए तो जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वो कंसेंट जो है लिख करके दे दे चीफ जस्टिस ऑफ जितने भी स्टेट के हाई कोर्ट हैं उनको। ऐसा लॉ मिनिस्टर जो होते हैं पी शिवशंकर वो इस सर्कुलर में कहते हैं। ईच चीफ जस्टिस सेंड अ कॉपी ऑफ सर्कुलर लेटर टू द एडिशनल जजेस इन हिज कोर्ट विद अ रिक्वेस्ट टू डू द नीडफुल इन व्यू ऑफ व्हाट वाज स्टेटेड इन द सर्कुलर लेटर। अब जितने भी चीफ जस्टिस होते हैं जिनको वो लेटर मिला होता है, वो जो है उस सर्कुलर लेटर को जो है अपने यहाँ के एडिशनल जजेस को जो है आगे फॉरवर्ड कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं डू द नीडफुल, मतलब जो इसमें कानून के मुताबिक वो हो उसको जो भी लिखा है उसको पूरा करिए। द रिकॉर्ड शोड दैट out of total number of additional judges in the country, quite a few additional judges gave their consent to be appointed outside their high court। अब यहाँ पे जो जितने भी एडिशनल जजेस होते हैं उनमें से जो है बहुत ही कम जो जजेस होते हैं वो अपनी कंसेंट इस तरीके से हाई कोर्ट को लिखित में देते हैं। The petitioners and other advocates practicing on the original as well as appellate side of the High Court took the view that the circular letter was a direct attack on the independence of judiciary, which is a basic feature of Constitution। अब यहाँ पे जो petitioners होते हैं जैसे कि एसपी गुप्ता और कई सारे एडवोकेट्स और एसोसिएशन होती हैं, वो जो है इस बात को जो है रखते हैं और इस चीज़ के खिलाफ खड़े उठते हैं कि भाई गवर्नमेंट कैसे जो है चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट्स हैं उनको कह सकते हैं कि भाई आप अपने अपने जो एडिशनल जजेस हैं उनसे इस तरीके की कंसेंट लीजिए कि उनको जो है किसी भी हाई कोर्ट में अदर जो है बाहर दूसरे स्टेट में अपॉइंट किया जा सकता है, चाहे वो परमानेंट ही क्यों ना। इसमें ये चीज़ देखने की है कि जो एडिशनल जजेस थे जिनकी बात की जा रही है उनका जो टेन्योर था वो कम था और वो जो है टेम्परेरी बेसिस पे मतलब उस टाइम काम कर रहे थे हाई कोर्ट में।
अब होता यह है कि जितनी भी हाई कोर्ट होती है उनके पास ये पावर होती है कि अगर उन पे बर्डन ज़्यादा है या फिर काम ज़्यादा है तो वो कुछ एडिशनल जजेस को जो है एड हॉक बेसिस पे, मतलब कि टेम्परेरी बेसिस पे 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे जो है रख सकते हैं। तो अब इस केस में जो है यही हुआ कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो भी ऐसे इतने जो भी काम कर रहे हैं ऐसे एडिशनल जजेस, उनसे जो है कंसेंट लीजिए कि अगर उनको परमानेंट कर दिया जाए और लेकिन आउटसाइड बाहर दूसरे किसी हाई कोर्ट में किया जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके की वो कंसेंट जो है लिख करके दे दें। तो यहाँ पे जो पेटिशनर थे उन्होंने जो है इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाई कि भाई इस तरीके से गवर्नमेंट कैसे जो है कह सकती है कि भाई कंसेंट दीजिए, लिखित में दीजिए जजेस को। ये डायरेक्ट अटैक है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि भाई जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट को कोई भी दखल नहीं होगा जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में और इस तरीके की चीज़ों में। The Advocates Association of different states, which represent advocates practicing on the appellate side, passed resolution condemning the circular letter as subversive of judicial independence and asking the government of India to withdraw the circular letter. अब यहाँ पे जितनी भी ज़्यादातर मैक्सिमम जो एडवोकेट्स एसोसिएशन होती हैं अलग अलग राज्यों में, वो जो है इस चीज़ को लेकर मुखरता से खड़े उठ जाते हैं, मतलब अपना विरोध दर्ज कराते हैं और वो जो है इस चीज़ को जो है अपना एक रेजोल्यूशन पास करके ज़्यादातर बार एसोसिएशन या फिर जो एडवोकेट्स की एसोसिएशन होती हैं उस टाइम की, वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि जो ये लेटर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खत्म कर रहा है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। Since the circular letter was not withdrawn by the law minister, the validity of this circular was challenged in a number of writ petitions filed in different high court. अब जब एसोसिएशन जो है वो ये डिमांड करती है एडवोकेट्स की कि भाई ये सर्कुलर को वापस लिया जाए, लेकिन जो उस टाइम के लॉ मिनिस्टर होते हैं और गवर्नमेंट होती है वो इस सर्कुलर को वापस नहीं लेती है। तो जब ये सर्कुलर वापस नहीं होता है तो इस सर्कुलर की वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया जाता है कई सारे एडवोकेट्स और एसोसिएशन के द्वारा। अब यहाँ पे होता क्या है कि कई सारे एडवोकेट्स जो हैं वो अलग अलग स्टेट्स के जो हाई कोर्ट होते हैं उनमें जो है रिट पिटीशन डालना शुरू करते हैं इस सर्कुलर के अगेंस्ट में। तो उन्हीं में से जो है एसपी गुप्ता जो होते हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस के अगेंस्ट जो है रिट पिटीशन डालते हैं। वीएम तारकुंडे जो होते हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस के अगेंस्ट रिट पिटीशन डालते हैं। जेएल केरा जो होते हैं वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में डालते हैं। तो इसी तरीके से जो है बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ऑफ पटना, इन सारे हाई कोर्ट्स में जो है ज़्यादातर वकील जो होते हैं वो रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं कि ये जो सर्कुलर आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए खतरा है और उसको जो है सबवर्स कर रहा है, मतलब ख़त्म कर रहा है। और इन्हीं में जो है लिली थॉमस भी होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस चीज़ को लेकर आर्टिकल 32 को लेकर के रिट पिटीशन डालते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इतने सारे हाई कोर्ट्स में जो है रिट पिटीशन डल जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये फैसला लेता है कि सारी की सारी जो रिट पिटीशन है जो जितनी भी हाई कोर्ट्स में डाली गई हैं उन सबको जो है सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सुनेगा और इस चीज़ पे जो है फैसला देगा। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है जो कि 7 जजेस होती हैं वो इस पे जो है फैसला लेती हैं। तो इसलिए इस केस का जो साइटेशन है या फिर इस केस का जो टाइटल है वो एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। तो इसमें एसपी गुप्ता के बाद जो है अदर्स भी हैं, बहुत सारे जितने भी पेटिशनर थे जिन्होंने भी इस केस में केस फाइल किया था वो सब भी हैं, लेकिन ये केस जो है एसपी गुप्ता के ही नाम से जाना जाता है। अब इस केस के इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहला इशू तो ये होता है कि लोकस स्टैंड आई का। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो ये कहती है कि मान लीजिए कि हमने सर्कुलर निकाला और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स को दिया, जितनी भी थी अलग अलग, तो इसमें जो ये पेटिशनर हैं, जो ये एडवोकेट्स हैं, इनका क्या लोकस स्टैंड आई है, मतलब ये क्यों केस फाइल कर रहे हैं और इनका क्या वो बनता है। इनको तो किसी भी तरीके से इसमें जो है हार्म नहीं हुआ है या फिर कोई इनके जो राइट्स हैं उसका उल्लंघन नहीं हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वो इस केस को लड़ती है वो यही होता है कि लोकस स्टैंड आई क्या, मतलब जो इतनी सारी रिट पिटीशन डाली गई है एडवोकेट्स के द्वारा वो क्यों डाली गई है, जबकि सर्कुलर तो हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए था। दूसरा है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का। अब जो पेटिशनर की साइट होती हैं वो सारे ये बोलते हैं कि जो ये सर्कुलर है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खत्म कर रहा है। तीसरा है प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 74(2). अब इसमें जो है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, तो उसको लेकर के भी सवाल उठता है कि क्या जो चीफ जस्टिस जो है अपनी रिकमेंडेशन देंगे क्या वो जो है बाउंड होगी या फिर प्रेसिडेंट के पास जो है पावर है कि भाई वो चाहे तो एक्सेप्ट करे या फिर ना करे जो भी रिकमेंडेशन आई है। लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिकमेंडेशन देते हैं वो मानना प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी है। वो चाहे तो एक बारी जो है दोबारा से रिव्यू करने के लिए दे सकते हैं उनको, लेकिन अगर दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वापस उस चीज़ को भेजते हैं किसी भी प्रपोजल को तो प्रेसिडेंट जो है बाउंड है उस चीज़ को मानने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी सवाल उठाती है कि पीआईएल जो है इस केस में वैलिड भी है या नहीं, मतलब कि पीआईएल मतलब क्यों डाली जा रही है जबकि गवर्नमेंट और जजेस के बीच की बात है जो सर्कुलर आया था। तो इसमें पीआईएल जो है वो भी एक मुद्दा बनता है कि भाई पीआईएल डाली जा सकती है, वैलिड है या नहीं है, या फिर किस फॉर्मेट में डाली जाए, वो सब चीज़ें भी आगे आएंगी। तो अब हम इस केस का जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। Dismissing the petitions, the court, while agreeing that the petitioner being advocate had a standing to challenge the validity of circulars.
अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है 7 जजेस की, वो इस केस को तो डिसमिस कर देती है, ये कहते हुए कि भाई जो भी आपके द्वारा मांग उठाई जा रही है, कहा जा रहा है, उस चीज़ को मतलब हम उस टाइम पे 1981 ये फर्स्ट जज इस केस है, तो उस टाइम पे कोर्ट ये कह देता है कि भाई इस चीज़ को हम नहीं मानते, मतलब नहीं मान सकते। अब यहाँ पे कोर्ट लेकिन ये भी कहता है, साथ साथ अपने जजमेंट में ये लिख के देता है कि हम पेटिशनर की कई सारी बातों से जो है इत्तेफाक रखते हैं और एग्री हैं। जैसे कि पहली बात ये थी कि लोकस स्टैंडाई की, कि भाई ये जो जितने भी एडवोकेट्स हैं या एसोसिएशन है, ये जो केस फाइल कर रहे हैं, इनका लोकस स्टैंडाई इस केस में है या नहीं है, ये मतलब डाल सकते हैं इस केस में पिटिशन या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस देश का कोई भी नागरिक जो कि अपने अधिकारों को लेकर के सजग है और जिसको ये लगता है कि भाई गवर्नमेंट के किसी डिसीजन की वजह से उसके किसी फंडामेंटल राइट्स का या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, तो वो जो है PIL या रिट पिटिशन डाल सकता है और वो जो है इस चीज़ के लिए वैलिड है। अब ये जो केस है फर्स्ट जजेस केस, ये जो है 4 केसेस हैं इस तरीके के, जो मतलब जिसके थ्रू जो है कॉलेजियम सिस्टम आया। अब जो अभी आप देख रहे हैं SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट था जब जुडिशरी ने जो है एग्जीक्यूटिव को जो है एक तरीके से ऊपर रखा और ये कहा कि हाँ भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं और इसके अकॉर्डिंग जो एग्जीक्यूटिव है देश की वही डिसीजन लेगी कि कौन सा जजेस कहाँ पे अपॉइंट होगा। Independence of judiciary is the founding faith of the Constitution, and the power to appoint judges is executive in the nature, and the President is bound by the advice of the Cabinet by virtue of Article 74। अब यहाँ पे इस डिसीजन में कोर्ट जो है ये बोलता है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो बहुत ही ज़रूरी है, हमारे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये दिया हुआ है। लेकिन कोर्ट ये कहता है इस केस में SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 के केस में कि जजेस को अपॉइंट करना जो है वो एग्जीक्यूटिव नेचर का मामला है और जो प्रेसिडेंट हैं वो बाउंड हैं एडवाइस जो भी उनको जो है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स देंगे बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 74, जो कि 74 आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे SP गुप्ता के केस में जो फर्स्ट जजेस केस है, इस केस में जो है जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो एग्जीक्यूटिव को जो है अपॉइंटमेंट के मामले में ऊपर रखता है कि भाई एग्जीक्यूटिव ही जो है अपॉइंट करेगा जजेस को। बट जैसे जैसे आगे सेकंड थर्ड जजेस केस आएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है देखता है कि भाई ये तो गवर्नमेंट इस तरीके से इंटरवीन करती रहेगी बार बार और अपनी मनमर्जी से जो है जजेस का अपॉइंटमेंट करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने हाथ में ये चीज़ ले लेता है और अपने डिसीजन में ये कहता है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो अब जजेस का अपॉइंटमेंट करेगा। वो आगे केसेस में आएगा, इसी सीरीज़ में, वो नेक्स्ट केसेस में हम बात करेंगे उसकी। As the appointment and extension of additional judges, consultation with constitutional functionaries must be meaningful and result oriented। अब यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि जो भी अपॉइंटमेंट हो जजेस का, एडिशनल जजेस का, वो कंसल्टेशन से होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंक्शनरीज हैं वो मीनिंगफुल तरीके से और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। नन ऑफ देम कैन एक्सरसाइज वीटो इन द मैटर एंड द प्रपोजल कैन इमेनेट फ्रॉम एनी ऑफ देम। अब यहाँ पे कोर्ट कहता है कि भाई कोई भी जो है इसमें से जो है कोई वीटो नहीं कर सकता इस पावर को जो कि गवर्नमेंट को मिली हुई है या फिर एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट को दी हुई है, और उसी में से जो भी वो प्रपोजल लगते हैं उनके कैबिनेट मिनिस्टर, वो ही जो है माना जाएगा। ट्रांसफर मस्ट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट नॉट बाय वे ऑफ पनिशमेंट एंड पर्सनल इनकन्वीनियंस, लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड अदर फैक्टर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब यहाँ पे कोर्ट ये कहता है इस केस में कि ट्रांसफ़र करते टाइम जो है पब्लिक इंटरेस्ट भी देखा जाना चाहिए और मतलब ट्रांसफ़र जो है जजेस का, जो क्योंकि पूरा मामला इस चीज़ का कि एडिशनल जो जजेस थे जो कि टेम्परेरी बेसिस पे थे उनको परमानेंट तो किया जाएगा लेकिन दूसरे स्टेट में या हाई कोर्ट में उसमें कर सकती है गवर्नमेंट, तो इसी को लेकर पूरा सर्कुलर था। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफ़र तो बेशक से आप कीजिए लेकिन वो ट्रांसफ़र जो है पनिशमेंट के तौर पे नहीं होना चाहिए कि किसी जजेस को जानबूझ के जो है पनिश करने के लिए दूसरे स्टेट में भेज दिया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, या फिर पर्सनल इनकन्वीनियंस भी नहीं होनी चाहिए जजेस को, और लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है उस फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए। लैंग्वेज फैक्टर इसलिए क्योंकि कई स्टेट आप देखेंगे कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए साउथ के स्टेट हैं तो वहाँ पे अलग अलग तमिल है, तेलुगु है, इस तरीके की भाषा है, तो ज़्यादातर जो पिटिशनर होते हैं तो उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो उसी लैंग्वेज में अपनी बात रखते हैं, अपने वकील को बताते हैं, या फिर मान लीजिए कभी कोर्ट ने जो है पिटिशनर को बुला लिया और उसे सुनना चाहता है तो वो वैसे तो अब ट्रांसलेटर होते हैं लेकिन फिर भी, तो इस चीज़ को लेकर के भी ये था कि भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, भाई जो कह रहा है पिटिशनर वो बात जजेस समझ सके, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना चाहिए कि भाई जजेस वहाँ जा करके जो उनको इनकन्वीनियंस ना हो। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिड नॉट ले डाउन एनी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग नॉर डिड दे स्टिपुलेट दैट सच प्रोसीडिंग शुड कन्फर्म टू एनी रिजिड पैटर्न और अ स्टेट जैकेट फॉर्मूला। ये स्टेटमेंट जस्टिस PN भगवती जी ने कहा था इसी केस में, और इसमें ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, जिन लोगों ने, उन्होंने जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि यहाँ पे आपने केस इशू में ये बात देखी थी कि एक मुद्दा ये भी उठाया गवर्नमेंट ने कि भाई PIL ही क्यों, मतलब ये केस जो है PIL में कैसे फिट बैठेगा, इस केस में PIL क्यों डाल रहे हैं एडवोकेट्स। तो इसका जवाब जो है जस्टिस भगवती जी ने दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो है संविधान बनाते टाइम
PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव प्रोसीडिंग्स भी बोलते हैं, उसमें जो है इस तरीके का कोई रिजिड पैटर्न नहीं रखा कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिर्फ इन वजहों से डाली जाएगी, या फिर कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला भी नहीं रखा कि भाई इसी फॉर्मेट में या फिर इसी तरीके से ये टेक्निकलिटीज़ है, और अगर इसके सिवा डाली जाएगी PIL तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो इंडिया में जो है काफ़ी अलग अलग तरीके के जो है लोग रहते हैं, रिलीजन है, कल्चर है, कई तरीके की चीज़ें, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए PIL बनाया गया कि कोई भी एक स्ट्रेट जैकेट फार्मूला ना हो, ना ही रिजिड पैटर्न हो। तो ये बात इस केस में जस्टिस भगवती जी ने कही। द जजमेंट गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। अब ये जो फर्स्ट जजिस केस था SP गुप्ता, इस पूरे केस का जो जजमेंट ये निकल के आया कि जो एग्जीक्यूटिव था वो एक तरीके से हावी हो गया जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, उनको जो है एक ऊपर अपर हैंड मिल गया कि इस केस की वजह से SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये फैसला दिया कि भाई जजेस का अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव के थ्रू ही होगा। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।